कर लीजिए अब। ओके, सो लास्ट यूनिट है और उसमें हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कल पढ़ा था और आज हम यहाँ पे बात करते हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट की। ठीक है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फ्री स्पेस होता है वो कैसे मैनेज किया जाता है। तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट देखते हैं इसमें। द सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द फ्री डिस्क ब्लॉक्स फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू फाइल व्हेन दे आर क्रिएटेड। ठीक है, तो जो सिस्टम होता है वो कीप्स ट्रैक ऑफ द फ्री डिस्क ब्लॉक्स, मतलब डिस्क के अंदर कितने ब्लॉक्स फ्री हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर कितने ब्लॉक फ्री हैं, इस चीज को एक रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, ओके। फॉर ऑल फॉर अलोकेटिंग स्पेस टू फाइल व्हेन दे आर क्रिएटेड। तो जब भी कोई फाइल क्रिएट करी जाती है तो उस समय ये आपको देखता है कि कितने फ्री रह गए, कितने फिल हो चुके हैं। ऑल्सो टू रीयूज द स्पेस रिलीज्ड फ्रॉम डिलीटिंग द फाइल। और मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल थी और वो अब डिलीट हो चुकी है तो उसके स्पेस को दोबारा से यूज भी कर लेता है। ठीक है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट बिकम क्रूशियल। ठीक है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट एक काफ़ी बड़ा काम है। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से नहीं होता। तो द सिस्टम मेंटेन ए फ्री स्पेस लिस्ट विच कीप्स ट्रैक ऑफ द डिस्क ब्लॉक दैट आर नॉट एलोकेटेड टू सम फाइल डायरेक्टली। ठीक है, तो जो सिस्टम होता है वो मेंटेन करता है फ्री स्पेस को और एक लिस्ट पूरी क्रिएट कर देता है जिसके अंदर पूरी डिटेल रहती है सारे डिस्क ब्लॉक्स की जो कि अभी तक एलोकेट नहीं हुए हैं, मतलब फ्री हैं। ओके, जो फ्री स्पेस लिस्ट होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैनुअली। ठीक है, सॉरी, मेनली इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो इसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन है बिट मैप और बिट वेक्टर। ठीक है, बिट मैप, तो बिट मैप और बिट वेक्टर एक तरीके की सीरीज होती है, कलेक्शन ऑफ बिट्स होती है इसके अंदर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बिट्स वेयर ईच बिट करस्पॉन्ड टू ए डिस्क ब्लॉक। तो हर एक बिट जो है एक डिस्क के ब्लॉक को दिखाती है। दिस बिट कैन टेक टू वैल्यू। ये बिट जो है वो 0 और 1 दो वैल्यू लेती है। 0 का मतलब होता है ब्लॉक इज एलोकेटेड और 1 का मतलब होता है ब्लॉक इज फ्री। ठीक है, तो दो वैल्यू लेती है 1 और 0। तो 1 का मतलब होता है फ्री ब्लॉक है, मतलब वहाँ पे आप फाइल सेव कर सकते हैं, और ये एलोकेट मतलब यहाँ पे फाइल रखी हुई है 0 का मतलब। ठीक है, इस तरीके से एक बिट का पूरा सीक्वेंस बना रहता है, हर बिट एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है। इसको ही हम बिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, द गिवन इंस्टेंस ऑफ डिस्क ब्लॉक ऑन द डिस्क। अभी यहाँ पे एक इमेज भी दिया हुआ है। ठीक है, वेयर ग्रीन आर एलोकेटेड। सीक्वेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, द गिवन इंस्टेंस ऑफ डिस्क ब्लॉक ऑन द डिस्क इन फिगर। यहाँ पे एक इमेज भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हर एक ब्लॉक को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बिट मैप ऑफ 16 बिट्स। तो 16 बिट की जो है यहाँ पे ये 16 बिट लिखी हुई है, 0 0 1 1 ऐसा करके 16 बिट से यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला है कि जो क्या बोलते हैं, इंक्रीज द ब्लॉक इज एलोकेटेड वन इंडिकेट फ्री ब्लॉक। ठीक है, ग्रीन ब्लॉक आर, यहाँ ग्रीन ब्लॉक आर एलोकेटेड। तो देखिए इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आपके पास देखिए ये जो ग्रीन ब्लॉक है ये कैसे है, ये मतलब ये हार्ड डिस्क है आपकी। ठीक है, तो ये तो एलोकेटेड है, मतलब ये भरे हुए ब्लॉक है पहले से, सारे ब्लॉक ये कैसे हैं, भरे हुए हैं। ठीक है,
तो जो खाली ब्लॉक है वो आपके एक ये है, ये, और जो व्हाइट कलर में है ये ब्लैंक है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको ये देखने पड़ेंगे, इसी का सीक्वेंस होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 15 और एक 16, तो ये 16 लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे देखो, जब अगर हम इनको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो बिट में इनको कन्वर्ट करने पे इनकी जो बिट का सीक्वेंस है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला। तो ये कैसे रहेगा, क्योंकि आप खुद देखिए कि जब आप यहाँ पे देखो, पहले 3 ब्लॉक कैसे हैं, एलोकेटेड है। ठीक है, तो पहले 3 ब्लॉक एलोकेटेड है, तो मतलब 0 0 0। ठीक है, एक और 0, 3 आपके 1, 1 का मतलब अवेलेबल। ठीक है, तो 1 आपका अवेलेबल है, आप यहीं पे बना के देख लो। ये 0 0 0 0, 4 ब्लॉक कैसे है एलोकेटेड, क्योंकि 0 से क्या दिखाते हैं, एलोकेटेड ब्लॉक जो खाली नहीं है, और 1 से क्या दिखाते हैं, तो ये 1 है, 1 है, 1 0 0 0 0 0 0 1 1 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये सीक्वेंस को आप वैसे करके लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से लिख लो, तो 4 0 3 1, मतलब 3 खाली है। ठीक है, उसके बाद फिर 0 है, और उसके बाद 1 1 फिर 0। तो यही सीक्वेंस। आवाज किसका किसका माइक है? ओके, तो इस तरीके से ये आपका जो सीक्वेंस है वो बिट्स में, हाँ, बिट्स में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो 0 का मतलब हो गया एलोकेटेड ब्लॉक और 1 का मतलब हो गया फ्री ब्लॉक। तो इसको इस तरीके से स्ट्रिंग के रूप में हम लिख सकते हैं। इस ये एक तरीका है फ्री स्पेस और एलोकेटेड स्पेस दिखाने का। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, तो देखो, एडवांटेज जो है इसके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आसान है। फाइंड द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इज एफिशिएंट और इट रिक्वायर्स स्कैनिंग द वर्ड्स a group of bit 8 in a bitmap or for non-zero words। ठीक है, जीरो वैल्यूड वर्ड्स हैज ऑल बिट्स 0। तो 8 बिट या 16 बिट का एक सीक्वेंस इसमें हम दिखा सकते हैं, 0 और 1 का। ठीक है, 0 वैल्यू होगी और 1 वैल्यू होगी। फर्स्ट फ्री ब्लॉक इज देन फाउंड बाय स्कैनिंग फॉर द फर्स्ट 1 बिट इन द नॉन जीरो वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बिट जो है हमें यहाँ पे नॉन जीरो मतलब 1 दिखाई देगी। तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर कैन बी कैलकुलेटेड, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड इनटू नंबर ऑफ जीरो वैल्यू वर्ड्स प्लस ऑफसेट ऑफ बिट्स, ऑफसेट ऑफ फर्स्ट बिट 1 इन द नॉन जीरो वर्ड। तो इन सबको आप, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल होगा शायद, इसमें देखते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इमेज आपने देखा था उसमें अगर हम स्कैन करते हैं बिटमैप सीक्वेंसली फॉर द फर्स्ट नॉन जीरो वर्ड्स द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, तो वो जो पिछला सीक्वेंस था, ठीक है, पीछे का जो सीक्वेंस था उसमें से अगर हम स्टार्टिंग के 8 बिट लेते हैं, इसमें से स्टार्टिंग के 8 बिट, ठीक है, स्टार्टिंग के 8 बिट, तो स्टार्टिंग के 8 बिट आ गए आपके 4 जीरो, और आई थिंक यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये वाले बिट अगर आपने ले लिए तो वही हमने यहाँ पे स्टार्टिंग के 8 बिट लिए हुए हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूट a non-zero words
सिंस ऑल बिट्स आर नॉट जीरो। अब इस वर्ड के अंदर, अब ये 8 बिट जो हमने ये लिए हैं इसको हम एक वर्ड बोलेंगे। इस वर्ड के अंदर ये नॉन जीरो वर्ड है, क्योंकि नॉन जीरो का मतलब इसमें 1 भी आ रखा है और जीरो भी है। ठीक है, जीरो भी है और 1 भी है, या तो सारे 1 होते या फिर सारे जीरो होते। ठीक है, तो इसमें 1 भी है, इसलिए इसको हम नॉन जीरो वर्ड बोलेंगे। हैं, नॉन जीरो वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो वर्ड्स में, ओके ओके, देन फ्री ब्लॉक ओके यहाँ पे, हाँ, आफ्टर द नॉन जीरो जीरो वर्ड्स इज फाउंड वी लुक फॉर द फर्स्ट 1 बिट। ठीक है, तो फर्स्ट 1 बिट हम देखेंगे और दिस इज द 5th बिट ऑफ द नॉन जीरो वर्ड्स। तो अगर हम इसके अंदर कैलकुलेट करें तो ये फर्स्ट 8 बिट के अंदर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 4 3 1 और ये। तो अगर इसमें हम काउंट करें कि पहली 1 बिट कौन सी है, तो यहाँ से अगर चलेंगे तो पहली 1 बिट हमें ये वाली मिली यहाँ पे। और ये कौन सी बिट है, ये 5th बिट है, 5वीं। ठीक है, 5th, तो ये 5th बिट को हम उठा लेंगे। ठीक है, और दिस इज द 5th बिट ऑफ द नॉन जीरो वर्ड। तो ये नॉन जीरो वर्ड है, इसकी पहली 5th बिट जो है वो हमारी 1 है। ठीक है, तो द फर्स्ट फ्री ब्लॉक नंबर अगर हमें फाइंड करने हैं तो 8 लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बिट्स इनटू नॉन जीरो वैल्यू 0 प्लस 5 मतलब 5th बिट, तो ये हो गया आपका 5। तो इसके अंदर जो है वो फर्स्ट फ्री ब्लॉक नंबर आर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे करी गई है। ठीक है, सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट अप्रोच में जो फ्री डिस्क ब्लॉक होते हैं वो आपके लिंक्ड होते हैं टुगेदर। फ्री ब्लॉक कंटेन ए पॉइंटर, free block contain a pointer to the next free block. The block number of the very first disk block is stored at a separate location on disk and is also cached in memory. तो मतलब लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स या लिंक जो होते हैं उनमें हर फर्स्ट वाले के पास दूसरे का फ्री ब्लॉक के एड्रेस रहता है या पॉइंटर रहता है। ठीक है, जैसे कि लिंक लिस्ट वर्क करती है। तो अब ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है इसका फिगर 2। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्री स्पेस लिस्ट हेडेड पॉइंट टू ब्लॉक 5 विच विल पॉइंट टू ब्लॉक 6। अब आप इसके अंदर देखिए अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 के बाद जो 5th है ब्लॉक है वो 6 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 5th ब्लॉक 6 को पॉइंट कर रहा है, 6 वाला 7 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 5वां ब्लॉक फ्री है, 6ठा ब्लॉक फ्री है और 7वां ब्लॉक फ्री है। तो इसी वजह से 6 को 6 7th को आपका नोटिफाई या पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्री ब्लॉक एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे भी ये करते रहेंगे। तो जो लास्ट फ्री ब्लॉक होगा वो कंटेन है नल पॉइंटर। तो लास्ट वाले के पास में किसी का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि लास्ट कौन सा है, 15। ठीक है, तो जैसे लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है, फर्स्ट नोड के पास एड्रेस होता है, दूसरे नोड का, दूसरे के पास होता है तीसरे का। ठीक है, इस तरीके से लिंक लिस्ट बनती है आपकी। ओके, तो ठीक है, ओके। नाउ ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, तो इस अप्रोच के थ्रू जो दिस अप्रोच स्टोर द एड्रेस ऑफ द फ्री ब्लॉक इन द फर्स्ट फ्री ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अप्रोच के अंदर जो एड्रेस होते हैं फ्री ब्लॉक्स के
वो पहले फ्री ब्लॉक के अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं। द फर्स्ट फ्री ब्लॉक स्टोर द एड्रेस ऑफ सम से एंड फ्री ब्लॉक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट फ्री ब्लॉक स्टोर द एड्रेस ऑफ सम, कि पहला फ्री ब्लॉक के पास कुछ एड्रेस होंगे जिनको मान लीजिए एन एड्रेस है, एन फ्री ब्लॉक्स हैं। आउट ऑफ दीज एन ब्लॉक्स, इन एन फ्री ब्लॉक्स में द फर्स्ट एन माइनस वन, मतलब इनमें से एन माइनस वन जो है आर एक्चुअली फ्री, ठीक है, एंड द लास्ट ब्लॉक कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट फ्री एन ब्लॉक। तो एन में से एन माइनस वन मतलब आपके कंप्लीटली फ्री हैं, और जो लास्ट वाला बचा है वो आगे वाले फ्री का पॉइंट करेगा, ठीक है, आगे अगले वाले फ्री स्पेस ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा। तो ये होती है ग्रुपिंग टेक्निक, ठीक है। और एडवांटेज क्या होता है दिस अप्रोच का, कि दैट द एड्रेस ऑफ ग्रुप ऑफ फ्री डिस्क ब्लॉक कैन बी फाउंड इजीली। ये फायदा रहता है कि ग्रुपिंग जो, क्योंकि ग्रुप बने होते हैं तो हर एक से अगले का एड्रेस आप आसानी से फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है अगले फोर्थ जो टेक्निक है वो है काउंटिंग की, ठीक है। द काउंटिंग, इस अप्रोच में स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक एंड ए नंबर एन ऑफ फ्री कंटिजियस डिस्क ब्लॉक, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, इस अप्रोच में स्टोर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक, मतलब पहला फ्री डिस्क ब्लॉक का एड्रेस को स्टोर करते हैं। अ नंबर एन, और इसमें से कोई एन नंबर है जो एन नंबर ऑफ फ्री कंटिजियस डिस्क ब्लॉक है, मतलब लगातार लगातार 1 2 3 एन आपके कंटिजियस फ्री हैं, ठीक है। फॉलो द फर्स्ट ब्लॉक, तो ये सब जो पहले ब्लॉक को फॉलो करेंगे। तो एवरी एंट्री इन द लिस्ट वुड कंटेन एड्रेस ऑफ फर्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक और नंबर एन। तो हर एक एंट्री के अंदर पहले ब्लॉक, जो पहला फ्री ब्लॉक है उसका एड्रेस रहेगा, और एन मतलब कितने नंबर, मतलब कौन से नंबर का ब्लॉक है वो रहेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली फिगर अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री ऑफ द फ्री स्पेस लिस्ट वुड बी एड्रेस ब्लॉक ऑफ फिफ्थ, ठीक है, कॉमा 2, बिकॉज 2 कंटिजियस फ्री ब्लॉक फॉलो ब्लॉक 5। अभी देखो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद जो पांचवा ब्लॉक है वो फ्री है, और पांचवे के बाद लगातार 6 फ्री है, 7 फ्री है, ठीक है। तो पांचवे के बाद फिफ्थ ब्लॉक फ्री है, फिफ्थ के बाद कौन सा है, फिफ्थ से अगला, मतलब फिफ्थ से आगे वाला सेकंड। तो नंबर ऑफ ब्लॉक एन और फ्री ब्लॉक कौन सा है, पहला ब्लॉक वो, तो इसलिए एक पेयर बन गया 5,2 का, ठीक है। ये बता रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये था कि फ्री स्पेस कैसे मैनेज होता है कंप्यूटर के अंदर, और उसमें हार्ड डिस्क किस हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी मैनेज करती है फ्री स्पेस को, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे बात करते हैं अभी हम सेकेंडरी स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर दो तरीके के स्टोरेज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसी को हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एच डिवाइसेस होती हैं हुज मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, मीनिंग द स्टोर डेटा विल बी इंटैक्ट इवन इफ द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। Here are few things worth noting about secondary storage. सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है।
और मीनिंग इसका ये है कि जो डेटा है वो जब तक वहाँ पे रहता है, जब तक इंटेक रहता है, इवन इफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ, सिस्टम अगर बंद भी हो जाए तब भी वो डेटा वहाँ पे रहता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया परमानेंट, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में डेटा आप परमानेंट सेव करते हो। अब मान लीजिए आपने एक फाइल सेव करी हार्ड डिस्क के अंदर और तुरंत ही पावर ऑफ हो गई, तो ऐसा नहीं कि वो फाइल आपको मिलेगी नहीं, दोबारा वो फाइल आपको मिल जाएगी। कौन सी फाइल नहीं मिलती? तो रैम के अंदर की फाइल नहीं मिलती, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर की फाइल मिल जाती है। स्पीड ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो लेसर देन द प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम, तो रैम से हार्ड डिस्क की स्पीड आपकी स्लो होती है। रैम महंगी होती है, हार्ड डिस्क थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है। Hence, the data which is less frequently accessed is kept in the secondary storage. इसलिए जो डेटा होता है आपका वो हम सेकेंडरी स्टोरेज में ज़्यादातर सेव करके रखते हैं। फ्यू एग्जाम्पल आर, सेकेंडरी स्टोरेज कुछ एग्जाम्पल है तो मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होता है, रिमूवेबल थंब ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, ठीक है। वो मैग्नेटिक डिस्क मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसे मैग्नेटिक डिस्क ही बोलते हैं। टेप ड्राइव हम यूज नहीं करते, ठीक है। टेप ड्राइव ओल्ड डिवाइस है तो वो यूज नहीं होती है, उसकी जगह पे हार्ड डिस्क यूज होती है। और रिमूवेबल थंब ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, ठीक है। और आजकल एक और आ रहा है, एक तो आ रही है आपकी हार्ड डिस्क HDD और एक आ रही है SSD लैपटॉप में, ठीक है। SSD, तो ये दो तरीके के हार्ड डिस्क लग के आ रही, दो टेक्नोलॉजी, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क स्ट्रक्चर। मैग्नेटिक डिस्क का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मॉडर्न कंप्यूटरों की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। आजकल के जितने कंप्यूटर है सब में जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो मैग्नेटिक डिस्क में ही होता है, ठीक है। और उसी को हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क is necessary to understand the how data is stored in this disk, ठीक है। तो किस तरह हिसाब से होता है, देखो ये होता है मैकेनिज्म एक हार्ड डिस्क का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, अगर आप हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं तो ये निकलता है उसके अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सेवरल प्लेटर्स होते हैं, तो ये जो गोल इस तरीके से जो गोल गोल होते हैं इनको हम प्लेटर बोलते हैं। CD DVD जैसे होती हैं ऐसा ही लगा रहता है उसमें भी, लेकिन वो कैसा होता है, मेटल का बना होता है। ईच प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर शेप्ड ट्रैक, ठीक है। हर एक प्लेटर एक सर्कुलर शेप में रहता है और लेंथ ऑफ द ट्रैक नियर द सेंटर इज लेस देन द ट्रैक। एक मिनट देखो, जैसे यहाँ पे है ना, ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखिए सही से इसको, ये जो गोल गोल लगे ये क्या है, प्लेटर है, ठीक है। हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेटर लगे हो सकते हैं। हर एक प्लेटर ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये ट्रैक होता है और ये आपके सेक्टर्स होते हैं। बीच में ये जो लगे होती है ये स्पिंडल होती है, मतलब इसी में वो मूव करते हैं, बहुत तेज यहाँ से मूव करते हैं सर्कुलर, ठीक है। और ये एक तरीके का सिलेंडर टाइप का रहता है और ये आपके प्लेटर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्लेटर्स पे क्या होता है, ये रीड राइट हेड लगे रहते हैं जो उसको टच करते हैं। ये रीड राइट हेड, ये देखो ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसके जो सरफेस है उसको ये टच करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका डेटा इस पर लिखा जाता है और वहीं से रीड होता है वहीं राइट होता है, ठीक है। तो ये होती है इसकी टेक्नोलॉजी, ओके। ना अगर बात करें हम
स्पीड, ठीक है। तो अगर इस हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक ट्रांसफर रेट और एक रैंडम एक्सेस टाइम। ट्रांसफर रेट के को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर रेट जो है, ओके, तो ट्रांसफर रेट जो होता है वो एट विच द डेटा मूव्स फ्रॉम डिस्क टू कंप्यूटर। डिस्क से मतलब इस प्लेटर से डेटा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रेट। और रैंडम एक्सेस क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द सीक टाइम एंड रेशनल लेटेंसी। तो देखिए, सीक टाइम और रेशनल लेटेंसी का मतलब हो गया कि जब भी कोई चीज़ ऐसी जो आप यहाँ पे, आपने मान लीजिए कोई सॉन्ग है और वो यहाँ पे रखा हुआ है और आपने एकदम से उसको प्ले किया, ठीक है, तो आपका प्लेटर, जो प्लेटर के अंदर जो हेड है वो उस सॉन्ग तक मूव होगा और उसको लोड करेगा मेमोरी के अंदर, और उसको सीख मतलब सर्च करेगा जाके, और फिर कुछ टाइम भी लगेगा उस बीच में, ठीक है। तो ढूंढने में लगा टाइम और लेटेंसी, उन दोनों को प्लस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस टाइम, ठीक है। सीक टाइम एक टाइम होता है टेकन बाय द आर्म, मतलब ये जो हेडर होता है इसके ऊपर जो टच करता है ऐसे करके, वो आर्म होती है, टू मूव टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। ठीक है, अगर ऐसी ये हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, अब इसमें ऐसे ये ट्रैक्स लगे रहते हैं और इस तरीके के सेक्टर होते हैं। अब मान लीजिए कोई हेडर है इस तरीके से, अब वो यहाँ पे है और हमारा गाना रखा है यहाँ पे, तो ये मूव होगा ना यहाँ तक, बहुत तेज घूमेगा और ये एक समय ऐसा है कि ये इसको रीड करेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा हुआ समय वो होता है सीक टाइम, ठीक है, ढूंढने का समय। और रैंडम लेटेंसी जो होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय द आर्म टू रीच द रिक्वायर्ड सेक्टर इन द ट्रैक। ये जो है ये इस तरीके से है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए हमें सॉन्ग यहाँ पे है, तो पहले वो इस ट्रैक के अंदर आएगा, फिर इस ट्रैक के अंदर आएगा, फिर इस ट्रैक में आएगा और उस ट्रैक में जाके फिर पर्टिकुलर सेक्टर में जाएगा। तो ट्रैक के अंदर सेक्टर में जाने का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से दो समय होते हैं, दो टाइम होते हैं डिस्क को स्पीड बताने के लिए कि कितनी स्पीड पे वो वर्क कर रही है, ठीक है। बाकी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।